Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing literary devices, figures of speech, alliteration, personification, metaphor, setting, theme and tone. So let us start. Figures of speech. क्या होती है figures of speech? चलिए देखते हैं. A figure of speech is a specific device or kind of figurative language such as hyperbole, metaphor, personification, simile और अंडर स्टेटमेंट. तो अ फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि जिसमें स्पेसिफिक डिवाइसेस या काइंड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है. फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि हाइपरबोल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या फिर अंडर स्टेटमेंट. Figurative language is used for descriptive effect, often to imply ideas indirectly. It is not meant to be taken literally. Figurative language is used to state ideas in vivid and imaginative ways. तो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये एक जो है बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव इफ़ेक्ट, ऐसा प्रभाव डालती है कि किसी भी चीज़ का अगर वर्णन करना हो तो उसको बहुत अच्छे से बता देती है. ओपन टू इम्प्लाई आइडियाज़ इनडायरेक्टली. तो जो कुछ आइडियाज़ हम इम्प्लाई करना चाहते हैं इनडायरेक्टली, उनको जो है उस इफ़ेक्ट को ये अच्छे से दिखाने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. इट इज़ नॉट मैंट टू बी टेकन लिटरली. इसको जो है हम लिटरली इसको नहीं लेके चल सकते हैं. फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ यूज टू स्टेट आइडियाज़ इन विविड एंड इमेजिनेटिव वेज. तो फिगरेटिव लैंग्वेज को जो है कब यूज़ किया जाता है? जब हमें आइडियाज़ को, जो हमारे बेसिकली विचार आ रहे हैं, जो हमें आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको इमेजिनेटिव वेज में दिखाना है, तो हम जो है फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और उसमें विविडनेस जो है वो आ जाती है इफ़ वी यूज़ द figurative language or if we use the figure of speech. That's why these literary devices are very much important to make any literary work very effective in the sense of imagination, we can say, and it gives vividness to the literary work, whether it is poetry, novel, drama, prose, etc. We can say short story, essay also. So these metaphors, simile, etc. make the language quite effective, and audience gets affected by these and get attracted by this type of language used by the writer. So let us discuss now the next literary device, and that is alliteration. Alliteration क्या होता है? इसको कुछ तरीके से हम हिंदी में जिसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं कह सकते हैं इसको. So alliteration is the repetition of sounds, most often consonant sounds, at the beginning of words. Alliteration gives emphasis to words. Alliteration क्या होता है? ये repetition of sounds होता है, स्पेशली consonant sounds. Consonants कौन से words होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि वोवल्स को छोड़ के होते हैं. वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. तो उनके अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड आती है, स्पेशली नॉट ओनली अल्फ़ाबेट्स बट द साउंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पर आएगी बिगनिंग ऑफ वर्ड्स में और उनका रेपिटिशन होगा, तो उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या करती है? इट गिव्स एम्फेसिस टू वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, होट होट हीटर इन हेवन. तो यहाँ पर एच की रिपीटिशन हो जाती है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज एलिट्रेशन. और बिगनिंग ऑफ वर्ड्स में ही जो है रेपिटिशन ऑफ द वर्ड्स हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन यूज़ करने से भी जो है एक बहुत ही रिदमिक इफ़ेक्ट जो है पोइट्री में आ जाता है. तो बेसिकली जो पोइट्स होते हैं वो एलिट्रेशन को यूजुअली यूज़ करते ही हैं. तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस, एंड दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन देखिए नाम से ही समझ में आता है. पर्सन से रिलेटेड कुछ है इसमें. पर्सन मतलब किसी इंसान से रिलेटेड कुछ चीज़ है जो कि कर दी गई है. तो क्या होगा पर्सोनिफिकेशन? तो देखते हैं इसको ज़रा. Personification is a figure of speech in which an animal, object, force of nature or idea is given human qualities or characteristics. Personification क्या होती है? एक ऐसी figure of speech जिसमें पशुओं को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को, किसी फोर्स ऑफ नेचर को, प्रकृति की कोई चीज़ है या कोई आइडिया है, तो उसको अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि ह्यूमंस को ही हम पर्सन बोलते हैं.
एनिमल को तो पर्सन बोलते नहीं हैं, नेचर को भी पर्सन नहीं बोलते हैं, ना ही हम किसी ऑब्जेक्ट को, ना ही किसी फोर्स ऑफ नेचर को जो है पर्सन बोलते हैं। तो ये ह्यूमन क्वालिटीज़ जिसमें होती हैं उसको ही हम पर्सन कहते हैं, या जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। तो इनको जब कोई ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर कर दिया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि टीयर्स बिगेन टू फॉल फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स, घने बादलों में से आंसू आने लगे। अब बादल तो आंसू टपकाते नहीं है, लेकिन इसको आंसू के साथ जोड़कर पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर। तो चलिए देखते हैं मेटाफर क्या होता है। मेटाफर जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अ मेटाफर इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स और इक्वेट्स टू और मोर थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन। अ मेटाफर डज नॉट यूज़ लाइक और एज। मेटाफर क्या होता है? एक ऐसा टाइप ऑफ स्पीच है जो कंपेयर करता है या इक्वेट करता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जिनमें कुछ चीज़ कॉमन होती है, और ये लाइक और एज को यूज़ नहीं करता है। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ अपने लिए, बेसिकली मैं वो बता देती हूँ। मेटाफर में जो है कोई भी एल या एल से रिलेटेड कोई स्पेलिंग में नहीं आता है अल्फ़ाबेट, तो इसमें लाइक और एज नहीं लगेगा। सिमिली में आता है तो वहाँ पर लाइक और एज का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ लाइक मून, ठीक है, हिज फेस इज़ लाइक मून। तो अब देखते हैं हम कि जो एक लिटरेरी डिवाइस है, सेटिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, वो क्या होता है। सो लेट अस नो अबाउट इट। द सेटिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज़ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एक्शन। तो सेटिंग जो किसी भी लिटरेरी वर्क की होती है वो होती है उसका टाइम, प्लेस और एक्शन। किस समय वो शुरू हुआ, किस जगह पर हुआ, जब एक्शन हुआ था उस पोएम में, ड्रामा में या नॉवल में, तो वो होगा सेटिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क। द सेटिंग इंक्लूड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस एंड टाइम। जैसे कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, तो उसकी सेटिंग क्या है कि वो चर्चयार्ड में लिखी गई है और इवनिंग का टाइम है, तो वो उसकी सेटिंग कहलाएगी। तो सेटिंग जो है वो क्या क्या करती है, उसमें डिटेल्स होती हैं प्लेस की, टाइम की, जिसमें कि ईयर आ जाएगा, टाइम ऑफ डे आ जाएगा, इवन द वेदर भी आ जाएगा। द प्लेस में बी अ स्पेसिफिक कंट्री, स्टेट, रीजन, कम्युनिटी, नेबरहुड, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन और होम। जो प्लेस उसमें स्पेसिफाइड होगा वो कोई स्पेसिफिक कंट्री हो सकती है, कोई राज्य हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, नेबरहुड पड़ोस हो सकता है, कोई बिल्डिंग के बारे में भी हो सकता है प्लेस, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर घर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? देन कम्स द डिटेल्स सच एज डायलैक्ट, क्लोथिंग, कस्टम्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑफन यूज टू एस्टेब्लिश सेटिंग। तो कुछ जैसे डायलैक्ट क्या होता है कि देशी जो बोलचाल की भाषा, कोई पर्टिकुलर वहाँ का कोई एक्सेंट होगा तो उसको डायलैक्ट भी कहा जाएगा। वहाँ के कैसे कपड़े पहने जाते हैं, क्या वहाँ के रीति रिवाज हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं, वो तो ये भी यूज़ किए जाते हैं सेटिंग एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी लिटरेरी वर्क की। इन मोस्ट स्टोरीज द सेटिंग सर्व्स एज अ बैकड्रॉप। तो किस मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ में जो सेटिंग है वो बैकड्रॉप में आती है, कि उसको पहले ही सेट कर दिया जाता है, स्टोरी शुरू होने से पहले वो दिखा दिया जाता है कि क्या सेटिंग है लिटरेरी वर्क की, क्या समय है, कौन सी जगह है, क्या वहाँ का कस्टम है, क्या डायलॉग वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो अ कॉन्टेक्स्ट इन विच द करेक्टर्स इंटरेक्ट, ये भी दिखा दिया जाता है कि कैरेक्टर्स जो है किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बारे में बात कर रहे हैं। द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी ऑफन हेल्प्स टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मूड और फीलिंग। तो सेटिंग ऑफ अ स्टोरी जो होती है वो क्या हेल्प करती है कि जो ऑडियंस है या जो रीडर है वो क्या करेगा, उसका पर्टिकुलर मूड बन जाएगा, या वो फील करेगा उस चीज़ को कि देखो ये सेटिंग है। मान लो गांव का सीन दिखाना है तो सेटिंग दिखा दी जाएगी, खेत दिखा दिए जाएंगे या पशुओं का सीन दिखाया जाएगा। गांव में जैसे बड़े बड़े घर होते हैं उस तरीके का दिखाया जाएगा। फिर वहाँ के कपड़ों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई ये तो गांव में पहने जाते हैं, ज़्यादातर लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं। फिर वहाँ के डायलेक्ट से पता चलेगा हमें ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ कर रहे हैं वो लोग, रीजन क्या यूज़ किया गया है। कई बार तो लिखा भी होता है मतलब किसी मूवी में या किसी हम जब कोई नाटक देख रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये उस दिन की बात है, ये वो वाली जगह है, तो ये समय था उस साल का, ये इस उस देश की बात है, तो ये, या फिर ये इंस्टीट्यूशन था, ये बिल्डिंग थी, या ये उसका घर था। तो ये सब कहलाता है सेटिंग ऑफ ए लिटरेरी वर्क। ये बहुत ज़रूरी है रीडर का मूड बनाने के लिए, फीलिंग बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, थीम। थीम क्या होती है?
The theme of a literary work is its central message, concern, or purpose. A theme can usually be expressed as a generalization or general statement about people or life. The theme may be stated directly by the writer, although it is more often presented indirectly. When the theme is stated indirectly, the reader must figure out the theme by looking carefully at what the work reveals about the people or about life. तो थीम किसी भी लिटरेरी वर्क से मतलब क्या है? पोएम, ड्रामा, नोवेल या कोई शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, तो उसका जो सेंट्रल मैसेज है ना, कंसर्न है या पर्पस है, वो होती है थीम। कि भाई किस पर्पस से, किस उद्देश्य से इसको लिखा गया है, क्या मैसेज है इसके अंदर। जो थीम है उसको यूजुअली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जनरलाइजेशन के तौर पर, एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पर, लोगों के बारे में या उनके जीवन के बारे में। थीम को जो है वो डायरेक्टली राइटर के द्वारा जो है वो स्टेट कर दी जाती है, मोस्टली ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट की जाती है। और जब थीम इनडायरेक्टली स्टेट की जाती है तो रीडर को जो है वो फिगर आउट किया जाता है थीम में बाय लुकिंग केयरफुली एट व्हाट द वर्क रिवील्स अबाउट द पीपल और अबाउट लाइफ। तो दीज थिंग्स वी मस्ट नो व्हाट इज़ द थीम ऑफ ए लिटरेरी वर्क। तो लिटरेरी वर्क की जब हमें थीम पता चल जाती है तो उससे हमें जो है काफ़ी अच्छा लगता है कि इस किस थीम पर है ये, क्या इसका पर्पस है इस लिटरेरी वर्क का। तो उसको पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आप इस तरीके की और भी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना मैसेज दे सकते हैं, या आप किस तरीके की इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर वगैरह से रिलेटेड कौन से टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मुझे वो पता चल जाए। What is tone? Now discuss what is tone. Tone is a reflection of a writer's or speaker's attitude toward a subject of a poem, story or other literary work. तो टोन क्या होती है? एक रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन होता है थिंकिंग प्रोसेस, एक राइटर का या स्पीकर का क्या एटीट्यूड है, उसका क्या तरीका है एक सब्जेक्ट के थ्रू, जो पोएम का एक सब्जेक्ट है, स्टोरी है या कोई और लिटरेरी वर्क है, उसके टुवर्ड्स क्या रिफ्लेक्शन है राइटर की या स्पीकर की। Tone may be communicated through words and details that express particular emotions and that evoke an emotional response from the reader. Tone जो होती है उसको कैसे communicate किया जा सकता है? वर्ड्स के थ्रू, डिटेल्स के थ्रू, जो पर्टिकुलर इमोशन को बताएंगे या कुछ ऐसी चीज़ उभार के दिखाएंगे कि रीडर की तरफ से क्या इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड चॉइस और फ्रेजिंग में सीम टू कन्वे रिस्पेक्ट, एंगर, लाइट हार्टेडनेस और सार्काज्म। जैसे कि वर्ड चॉइस होती है या हम फ्रेजेस जो यूज़ करते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट, एंगर, लाइट हार्टेडनेस या फिर सार्काज्म। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है। हम कई बार खुद भी बोलते हैं कि आपके बोलने की टोन ठीक नहीं है, मतलब कि जो आपका तरीका है बोलने का वो ठीक नहीं है। तो जो तरीका हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टोन ऑफ ए वर्क क्या होता है कि कोई भी तरीका। The tone is a reflection of a writer's or speaker's attitude toward a subject of a poem, story or other literary work. तो उसको हम जो है टोन जो है कोई भी राइटर कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? बाय यूज़ ऑफ गुड वर्ड्स, डिटेल्स जो कि पर्टिकुलर इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इमोशन को क्या कह सकते हैं हम? जैसे कि कोई दुखी है तो उस इमोशन को किन वर्ड्स के द्वारा वो एक्सप्रेस करेंगे, या बहुत ही कॉमेडी है या कुछ खुशी का सीन दिखाया गया है तो वो कैसे यूज़ किया गया है रीडर के द्वारा, जो है राइटर के द्वारा, और रीडर कैसा रिस्पॉन्स उसको देता है। तो वहाँ पर वर्ड चॉइस और फ्रेजिंग को हम कहेंगे कि टोन होती है वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट्स सेक्शन।